मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, तो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यही के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता, ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता, तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के दो प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा इस बात, दो प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है। तब आप राहुल गांधी को परिवारवादी बोल रहे हैं। दोनों ने अपनी जान गंवाई, तब आप उसको परिवारवादी बोल रहे हैं। और उन्हीं का भाई है ना वरुण गांधी, उन्हीं की चाची है ना मेनका गांधी, है ना, भाजपा से सांसद है ना। इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको जरा समझा दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। ये धूमल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होगा। एक नियम बनाना पड़ेगा। संविधान में एक नियम होता है, आप जो है जय 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 बांग्ला, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला। नहीं कह रहा था, थोड़ा आए हैं, हमको भी पता चलेगा क्यों आए हैं। अब पता चल गया हमको, आप आ गए हैं। भाई आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया, पता चल गया। कहाँ से आए हैं, कौन जिला से? हाँ ठीक है, पता चल गया। हाँ तो उनका भी नारा लगा दीजिए, जिनके आदमी। अब चुप ही हो जा भाई, हो गया, समझ गए। अब आप ज्यादा करोगे नंबर कट जाएगा, कम करो। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाजपा जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है। एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम यह है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्च्यूनर है तब भी आपका वोट एक, और हमारे पास A1 का साइकिल है तब भी हमारा वोट एक होता है। ये नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ, इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आए, इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है, या आप जानबूझ करके यह बेईमानी कर रहे हैं। आप बेसिकली इस देश की आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इस देश की आम जनता को देश बोल करके उसके अधिकार को एक एक करके आप छीन रहे हैं। इस देश की का निर्माण, इस देश की बुनियाद समानता और न्याय के सिद्धांत पे हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और समानता और न्याय का तकाजा यह है कि आप किसी भी तरीके से, मनमाने ढंग से आप समानता और न्याय को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल इसीलिए इस देश की सरकार से होता है कि ये इस देश की जो बुनियादी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को ये बिगाड़ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ये नफरत की जो आग फैला रहे हैं, इसमें किसी का भी मकान जल सकता है, इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके जो राष्ट्र की बुनियाद की स्थापना की, ये उस बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं, इंसानियत को का बिखराव कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी होने के नाते, नौजवान होने के नाते, यह हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य की पड़ताल करें, हम सत्य जानने की कोशिश करें
हमारे मन में सवाल पैदा हो, और सवाल जब पैदा हो तो सामने कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस लोकतंत्र ने माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें, और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा हो जाए। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है, और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गायब किया जा रहा है, और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना को लेकर के कोई तर्क नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अपने आप आपका दिमाग जो है ना उन चीजों को सोचने लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा, जय शाह के पापा ने कहा है कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली। हमने देखा कि मूल पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना? कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा? मिल गया? अरे बोलिए, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है? तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है कि टीचर की बहाली होती है ना, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती है। ये हकीकत है कि एक तो बहाली आती नहीं है, अगर बहाली आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। यह हकीकत है कि पेपर लीक होने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी मिलेगी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, मैं खोज रहा हूं कोई पुलिस वाला है कि नहीं है, जिसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसको यह सोचना चाहिए ना कि इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा। और सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंशन है ना सांसदों को? ठीक बात। अगर सांसद को पेंशन मिलेगा तो कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बताइए बताइए। इस देश के अंदर आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? आप इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 99% लोगों के हक और अधिकार छीन करके, 99% लोगों का रिसोर्स छीन करके 1% के खाते में आप पहुंचा देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि लकड़ी को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके पीछे भी लकड़ी ही लगा होता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, जमहूरियत का इस्तेमाल करके
आए दिन जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। और जो लोग इनसे सवाल पूछने लगते हैं उनको या तो केस करते हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं, जेल में डालते हैं, हमला करते हैं, डराते हैं, या अपने दोस्त के चंदे के पैसे से उसका ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं छात्र परिषद के एक एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने गंभीर चुनौती है। बात देखने और दिखावे की नहीं है। अगर हम उसी राजनीतिक पैटर्न पे चले, देखने और दिखावे पे, तो इस बात को याद रखिएगा, जमहूरियत नहीं बचेगा। और जमहूरियत नहीं बचेगा ना, तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं बचेगी। जब लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेगी तो पब्लिक सेक्टर भी नहीं बचेगा, और पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा ना, तो फिर आने वाले समय में कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि एक गंभीर लड़ाई है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है। आप अगर छात्र परिषद के नेता हैं तो आपके कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि आपको बंगाल के भीतर एक एक छात्रों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानना है जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया। हमको इंडिया को जिताना है। हमारा यह मानना है कि हमको मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने हक और अधिकार को समझना है, अपने नॉलेज के क्षेत्र में हमको एक्सपर्ट होना है, साथ ही साथ जो समाज और देश का दायित्व है उसका हमको निर्वहन करना है। हम सबका अगर हम स्क्रीन टाइम वही चेक करें ना, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा होगा रोज का, 5 घंटा स्क्रीन टाइम होगा कम से कम। उस स्क्रीन टाइम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आप चलाइए, लेकिन उस 5 घंटे में से ना 4 घंटा निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए, छात्र परिषद के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। आपको इस लड़ाई को इस रूप में लड़ना पड़ेगा कि हम देश की वो विचार हैं, हम देश की वो शक्तियां हैं जो इस देश को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से लड़ करके आजादी दिलाए। हम वो शक्तियां हैं, वो विरासत हमारे हाथ में है कि इस आजाद देश में जो आजाद नागरिक है उनके आजादी के अधिकारों की रक्षा करना हमारे कंधे के ऊपर है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो महीने बीत रहे हैं हमारे लिए गंभीर समय है, और इस गंभीर समय में हमको अपनी पूरी ताकत लगा करके जो हम जोड़ने वाली शक्तियां हैं, इस समाज को बांटने वाली शक्तियों को हमको परास्त करना पड़ेगा। देश के भीतर जो एक झूठ का बोलबाला है, इस झूठ के बोलबाले को खत्म करके हमको सच के राज को स्थापित करना पड़ेगा। समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, कहीं जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा बोली के आधार पे, इस देश के हमको इकट्ठा रहना। 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारतवर्ष का निर्माण किया। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में अपना जीवन कुर्बान कर दिए आम लोगों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सैकड़ों साल जेल में रहे, 14 साल से ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। इस देश के तमाम लोगों ने, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तमाम आप समाज सुधारकों का नाम लें, तमाम लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, मदर्स ने जो कंट्री आज हमारे हाथ में सौंपी है, उस कंट्री को बचाने की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है। और इसीलिए मैं खास करके अपने छात्र नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है अपने हक और अधिकार को, समाज को, देश को, और उसी पढ़ाई के बदौलत, ज्ञान की बदौलत सत्य की सत्ता को आपको स्थापित करना पड़ेगा। और यह जो झूठ की सत्ता है आज इंसान को जो बांटने की कोशिश कर रही है, इसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बार बार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इस समाज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और ये कोई साधारण काम नहीं है। इस काम में अगर आपके मन में विचार नहीं है, आपके मन में समाज के प्रति लगन नहीं है, आपके प्रति समर्पण नहीं है देश के प्रति, तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये एक गंभीर काम है और इस गंभीर काम को हमको करना है। और जो खतरा आज हमारे सामने है, उस खतरे से हमको देश को बचाना है। तो बार बार कोशिश करेंगे कि शक्ति को कमजोर किया जाए, लेकिन हमारा ये दावा है कि अगर भारत एकजुट रहा, अगर भारत एकजुट रहा तो इंडिया जीतेगा और इंडिया हारेगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए मैं अपने तमाम विद्यार्थी नेताओं से अपील करता हूं कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, एकजुट होकर के संघर्ष कीजिए और एक लक्ष्य अपने दिमाग में लेकर के रहिए कि इस देश के भीतर देश को जो कमजोर करने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली शक्ति है, उसको परास्त करेंगे और मोहब्बत के परचम को लहरा करके जमहूरियत जिंदाबाद कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बांग्ला, जय छात्र परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंचार्ज कन्हैया जी, बड़े भाई। आज कितने बिजी शेड्यूल में उनको चंडीगढ़ जाना है, फिर भी आपने हम लोग को मौका दिया, आपका बात हम लोग सुने। हम बहुत आभार करते हैं आपको। और आपने जो सुझाव दिया सर, आज दावा के साथ हम लोग बोल रहे हैं, बंगाल में हम लोग आपका सुझाव के साथ आगे बढ़ेंगे।
लड़ेगा विद्यार्थी